एक्टर तो सबसे अच्छा वही होता है जो झूठ हो सबसे अच्छा बोलता है। जो झूठ बोलता है। जो सबसे अच्छा झूठ बोलता है वो उतना अच्छा एक्टर है। और फैक्ट, पायलट्स के बेटे पायलट्स होते हैं, डॉक्टर के बेटे डॉक्टर्स होते हैं, और पॉलिटिशियन के बेटे पॉलिटिशियंस होते हैं। तो नेपोटिज्म तो हर फील्ड में है। ये उनको एक दुख भी था कि उनको सिर्फ कॉमेडी करने का ही सबसे ज़्यादा मौका मिला, कभी कोई बहुत सीरियस रोल नहीं मिला जो वो बहुत अच्छा करता है। और डेफिनेटली मैंने उनको देखा है, तो वो आपको ऐसे परफॉर्मेंसेस दे सकते थे कि सामने वाला रोने लग जाएगा, देखने वाला। खैर बहुत गुस्सैल आदमी थे, माइक वाइक फेंक देते थे वो अच्छा। गुस्से में आके। तो अब कुछ ऐसी यादें हैं, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। वो मतलब इतने पैशनेट होते थे कि बिल्कुल शेयर कीजिए। इतने पैशनेट होते थे कि अमित जी, दीपमाला वाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। ये सिनेमा जगत में आने का जो आपका सफ़र है, ये आपने पहले से सोच रखा था या डेस्टिनी आपको यहाँ तक ले आई? दोनों चीज़ें हैं। तो मैं बचपन से ही हर तरह के आर्ट फॉर्म से जुड़ा रहा हूँ, चाहे पेंटिंग्स हो, राइटिंग हो, यहाँ तक कि कारपेंटरी तक का मुझे बड़ा शौक था। तो एक ही ऐसा आर्ट फॉर्म मुझे दिखता था जिसके अंदर ये सारे आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, और वो है फिल्म मेकिंग। तो मुझे लगा कि मेरे सारे जितने भी इच्छाएं हैं वो एक ही मीडियम से पूरी हो सकती है, वो है फिल्म मेकिंग। तो मैंने उसको फिर परस्यू करना शुरू किया, और 2 फिल्में बना चुका हूँ, 5 शॉर्ट फिल्म से बना चुका हूँ, और अब आगे की फिल्मों की तैयारी चल रही है। तो इस तरीके से फिल्म लाइन से लगाव है। तो अमित जी, गोदान के बाद अब आपकी अपकमिंग फ़िल्म के बारे में कुछ आप बताएँ? मैं अभी ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता। स्क्रिप्ट वगैरह सब रेडी हो चुकी है। बस हाँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि एक थ्रिलर है, और बच्चों के इर्द-गिर्द है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी वो प्रोडक्शन में जाएगी। तो अभी हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रही है पूरी टीम। फ़िल्म इंडस्ट्री की सबसे ख़ास बात बताएँ जो आम लोगों को नहीं पता है। आ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर आप गॉसिप्स वगैरह ये सब छोड़ दें, तो इंडस्ट्री वैसे एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जानो आपका काम जाने, आपकी प्रॉब्लम है टाइप्स। वहाँ पे हमेशा हेल्पिंग हैंड्स रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और सब लोग एक एक शेल में, कोकून के अंदर रहते हैं। वो उसी को अपना पूरा का पूरा दुनिया मान के रखते हैं, और उसी के अंदर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ कई बार न्यूज़ में हुँ। कि बड़ा ही ईविल टाइप का दिखाते हैं फिल्म वालों को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि है तो वो भी इंसान ही। लेकिन और हर जो नया आर्टिस्ट आता है, आप उनके इंटरव्यू सुनोगे तो अपनी स्ट्रगल के बारे में वो बताते हैं और बताते हैं कैसे नेपोटिज़्म एक हाँ, बहुत ही चर्चित वर्ड है जो लोग फेस करते हैं। देखिए वो इस हर पे आप फील्ड क्या में है, कहेंगे? वो हर फील्ड में है। ऐसा कुछ नहीं कि खाली फिल्म्स में है, इसलिए आपको क्योंकि दिखता है आपको कि ये बच्चन साहब का लड़का है, ये धर्मेंद्र साहब का लड़का है, ये बोनी कपूर की बेटी है। वो आपको क्योंकि आपको दिख रहा है। पायलट्स के बेटे पायलट्स होते हैं, डॉक्टर के बेटे डॉक्टर्स होते हैं, और पॉलिटिशियन के बेटे पॉलिटिशियंस होते हैं। तो नेपोटिज्म तो हर फील्ड में है। फिर भी अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे, वो तैयारी करेगा, मार्क्स लाएगा, वो बन सकता है हाँ, तो डॉक्टर। हमारे लेकिन में भी ये फ़िल्म इंडस्ट्री में एंट्री के लिए उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है, नहीं ऐसा सुना जाता है। देखिए, जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो सभी को करना पड़ता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि ये एक्स वाई जेड एक्टर एक्ट्रेसेस के बच्चे हैं, तो इनको धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, इनको पहली फिल्म आसानी से मिल जाती है। वो एक, चलिए, एक लिबर्टी है उनके पास, लेकिन वो कितने भार के साथ आती है, वो आप थोड़ा सोचिए उस बारे में। कि मैं एक्स वाई जेड, मेरे मम्मी पापा सुपरस्टार हैं, और मैं अब
आ रहा हूँ फिल्म्स में, लोग मुझे किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, जैसे मेरे मम्मी पापा को किया था, नहीं किया था, वो सारे के सारे जो बैगेजेस हैं, लोड है, वो भी तो वो कैरी कर रहा है ना अपने साथ। जी। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि बस वो एक पहली एंट्री उनके लिए आसान है, बाकी सबके लिए फिर आगे जाके चीज़ें सेम हो जाती हैं। आप जितना परफॉर्म करोगे, आपकी फिल्म जो कलेक्शन लेके आएगी, उस हिसाब से आपको आगे काम मिलेगा। जो भी हो अमित जी, लेकिन वो एक ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट होता वो है, अब वो इतना तो अब आप इतना तो लिबर्टी देनी पड़ेगी, इसका कुछ नहीं है। जी। आप मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का सोसाइटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर यूथ पर? इट्स वाइस वर्सा, जैसे सोसाइटी होती है वैसे फिल्में बनती हैं, जैसे फिल्में बनती है वैसे सोसाइटी होती है। इट्स बिल्कुल, ये तो हमेशा से रहा है, काफ़ी टाइम से, पैरेलल सिनेमा से, जब से सिनेमा का। लेकिन जो सोसाइटी में ऑलरेडी चल रहा है और जो फिल्में बनती हैं, लोग देखकर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नहीं, अब बनने को तो रामायण भी बनती है, तो कितने लोग राम बन जाते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ब्लेम मत डालिए आप सिनेमा के ऊपर सारा का सारा। जिसको जो लेना है वो वही पिक करेगा, जिसको जो चीज़ ब्लेम नहीं इंटरेस्टिंग डाल लगती रही, है। लेकिन अगर मैं स्पेशली बॉलीवुड की बात करूं, हाँ, तो बॉलीवुड ऐसी ही चीज़ें पोर्ट्रे करता है जो नॉर्मली सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वो नॉर्मलाइज करता है इन चीज़ों को। एक्सेप्टेबल सोसाइटी में नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती होगी। और हम लोग एग्जिस्ट करती है। हम लोग हमेशा क्या है, कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ यूनिक, कुछ ऐसा घटा हो जो कभी किसी ने सुना ना हो। तो जब ऐसी एग्जैक्टली। कहानियां जब आती हैं तो आप उसको जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज करने की उसको ज़रूरत नहीं है आपको। वो एक पर्टिकुलर इंसान के साथ घटी है तो उसको बस वहीं तक, इस सिनेमा में भी उसको उसी इंसान के साथ दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है कि पूरे समाज में ये सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। पर समाज तो फिल्मों से बहुत कुछ सीख लेता है ना, जो नई जनरेशन आती है तो वो अच्छी चीज़ें भी तो सीखनी चाहिए ना। क्या आप मानते हैं कि सिनेमा का सोसाइटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर यूथ पर? हाँ, बिल्कुल। तो सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि सिनेमा को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए? सिनेमा अपनी डायरेक्शन पकड़े हुए है, वो हमेशा टाइम टू टाइम कहानियों के ज़रिए जो है वो अपना काम करता रहता है। और कभी-कभी सच लाना, दिखाना भी सिनेमा की ज़िम्मेदारी हो जाती है, ताकि आप देख सकें कि आप किस तरह के माहौल में हैं। तो रियलिस्टिक सिनेमा हो गया आपका, गाँव की कहानियाँ हो गई। तो इस तरह की फ़िल्में जब आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी चलता है कि अच्छा, एक ऐसी भी जगह है हमारे देश में, ऐसा भी कुछ हुआ था हमारे देश में। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी होता है सिनेमा, खाली एंटरटेनमेंट नहीं होता। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अब वो बिल्कुल। डिपेंड करता है कि आप सीखना क्या चाहते हैं उससे। अच्छी चीज़ें लेना चाहते हैं या बुरी आदतें लेना चाहते हैं। अब तो हम लोग डिस्क्लेमर भी डाल देते हैं, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जहाँ-जहाँ शॉट होता। तो सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी नहीं है ना, लेकिन कुछ तो देखने वाले की भी है, कि वो क्या देख के क्या समझ रहा है, क्या जान रहा है चीज़ों को। और सिनेमा एकदम अथाह है, उसका कोई छोर नहीं है। और दुनिया भर में फ़िल्में बनती हैं, हर तरह की फ़िल्में बनती हैं और हर तरह की फ़िल्में देखी जाती हैं। अब आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं एज़ अ व्यूअर। सिनेमा का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन होता है? मतलब यूथ हम है लोग, या फिर 40s के बाद के जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर आपके हिसाब से कौन है? देखिए पहले क्या हुआ करता था, हम लोग टारगेट ऑडियंस रखते थे। तो टारगेट ऑडियंस में ऐसा होता था कि कोई लव स्टोरी है, जैसे आशिकी फ़िल्म हो गई, आज ये पूरी फ्रेंचाइज़ी जो है, वो कॉलेज गोइंग किड्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। फिर एक थोड़ा-सा आप आगे जाते हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस आ जाती है मैरिड, फैमिली। तो अब फैमिली में क्या हो जाता है कि फिर आपको उस स्टोरी को उस हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है कि बच्चा देखने की ज़िद करे, ताकि पेरेंट्स उसको लेके जाएँ। तो इस तरीके से हम लोग पहले ऑडियंस को टारगेट रखते थे, लेकिन जब से ओटीटी आ गया है और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है,
तो अब जो है वो पूरा सेगमेंट जो है वो बाइफरकेट अपने आप हो चुका है। अब सिनेमा हॉल में वही फिल्में लगती हैं जो सच में लार्जर देन लाइफ है। आपको कोई सिंपल सी स्टोरी सिनेमा हॉल में नहीं मिलेगी, और खास तौर से कोविड के बाद तो स्पेशली। तो जो भी इस तरह की छोटी फिल्में हैं, छोटे से इंसिडेंट पे बेस्ड है, कोई कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है, तो वो आपको ओटीटी पे मिल जाएगी। ओटीटी पे आप पे ही रिलीज होगी, क्योंकि इस फिल्म को रिलीज करना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक एक्सपेंस है। तो उन्हीं फिल्मों को थिएटर मिलते हैं आजकल जो सच में उस लेवल पे ऑडियंस को थिएटर तक लेके आ सकती है। जैसे क्रिस्टोफर नोलन की अभी द ऑडिसी एक फिल्म है, उसका सारे टिकट्स अभी से बुकड है आईमैक्स के, और एक भी टिकट अवेलेबल नहीं है दुनिया में कहीं पे भी, जबकि अगले साल फिल्म रिलीज होने वाली है। जी। तो है हर तरह की चीज़ें। तो अमित जी, आपने जैसे अभी बताया, आफ्टर कोविड बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, शॉर्ट कंटेंट आ गए ज़्यादा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बूम हुए हैं। तो ये चेंज आपको क्या पॉजिटिव लगता है, या लगता है इसको इतना नहीं बढ़ना चाहिए था, जो चल रहा था वो सही था? देखिए, सिनेमा की एक खासियत है, वो हमेशा चैलेंजेस से जब निकल के आता है तो और निखर के आता है। जब इससे पहले टीवी आया था तब लोग बोलते थे अब सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, लोग टीवी पे ही सारी फिल्में देख लेंगे। अब टीवी पे सारी फिल्में आती हैं लेकिन सिनेमा हॉल तो बंद नहीं हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे आके सिनेमा पे लोग देखना बंद कर देंगे। कोविड एक सेटबैक था, और उस सेटबैक से ये हो गया कि जो वर्दी फिल्म्स हैं बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए, उसी को दिखाया जाए, क्योंकि ऑडियंस जाना भी उन्हीं को देखने है। वो देखना ही कुछ लार्जर देन लाइफ चाहती है। वो रियलिस्टिक सिनेमा बड़ी स्क्रीन पे देखने का उनका फिलहाल मेरे ख्याल से मन नहीं है अभी। हालांकि धुरंधर, अब तो पहले हम लोग पोस्ट कोविड प्री कोविड कर रहे थे, अब तो पोस्ट धुरंधर प्री धुरंधर ऐसे बाइफिकेशंस हो गए हैं। तो धुरंधर एक रियलिस्टिक ट्रीटमेंट है फिल्म का, लेकिन जो कहानी है वो स्पाई के ऊपर है, एक जासूस के ऊपर है, और वो अपने देश के लिए क्या क्या करता है उसके ऊपर है इर्द गिर्द। तो स्केल इज ह्यूज, तो वैसी फिल्म में सिनेमा हॉल में देखना बनता है। बिल्कुल। उस तरह का सेट डिज़ाइन, उस तरह का एक्शन, उस तरह का म्यूजिक, डायलॉग्स, सब कुछ है उस फिल्म के अंदर। तो लोग कितनी भी बुराई करें, बट इट इज़ एंटरटेनर फॉर श्योर। 3,000 करोड़ रुपए कमाना इज नॉट अ जोक। आपने बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, एंटरटेनर्स के साथ काम किया है, तो कोई अपने एक्सपीरियंस से कुछ हमें बताइए, जो आपकी मेमोरी में बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ जो सब में कॉमन है, हुँ। ये सब जितने भी एंटरटेनर्स हैं, ये सब के सब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, जो खुद को लेके बहुत जागरूक होते हैं ना, जी। ये उस टाइप के लोग हैं। ओके। इन्हें पता रहता है कि मैं ये करूँगा तो इससे क्या होने वाला है। मैं अगर कुछ फ़िल्म में ये कैरेक्टर किरदार प्ले कर रहा हूँ तो क्या होगा? तो वो बहुत अवेयर है। सेल्फ अवेयरनेस उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड तो सच में मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मुझे अच्छे से याद है, मेरे ननिहाल में मैं जब भी जाया करता हूँ, तो मेरे नाना जी मुझे कहा करते थे तो कि एक्टर तो सबसे अच्छा वही होता है जो झूठ हो सबसे अच्छा बोलता हो। जो झूठ बोलता है। जो सबसे अच्छा झूठ बोलता हो वो उतना अच्छा एक्टर है। और फैक्ट है, ऐसा क्यों? वो झूठ ही रो रहा है स्क्रीन पे, झूठी जिंदगी जी रहा है स्क्रीन पे, वो उसकी जिंदगी तो है नहीं। तो जो जितना अच्छा झूठ बोलेगा उतना अच्छा एक्टर होगा, ये उनकी थॉट था। तो पहले मुझे भी अटपटा लगा, लेकिन बाद में मुझे उनकी बातें पॉइंट लगी कि हाँ ये बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं ये बात। तो जितने भी एक्टर्स हैं, क्योंकि वो इतनी जिंदगी जी चुके होते हैं,
कि आप कहीं ना कहीं उनके जिए हुए एक पात्र के जैसे ही होते हो, तो वो आपको देखते ही समझ जाते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर है। तो एक्टर्स के सामने झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। आप उनको किसी भी तरीके से जो है बहका नहीं सकते। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि अभी मैं प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हूँ, मेरा प्रोड्यूसर रेडी है सर, मैं आपको अभी शाम को साइन कर लोगे, शाम को साइन कर लूंगा आपको। उसको पता ही नहीं करेगा ये, इसका प्रोड्यूसर नहीं है। दे आर दैट काइंड ऑफ शॉप। तो ये उनकी भाई प्रैक्टिस से है, उनकी नेचर उस टाइप की हो चुकी है, उनकी ट्रेनिंग उस टाइप की है। तो ये सारे के सारे एंटरटेनर्स जो हैं बहुत शार्प माइंडेड और किलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। It must be very difficult for the producers and directors. नहीं, अगर आपको अपना काम अच्छे से आता है और आपने ईमानदारी से काम किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप आए ही इस मकसद से हो कि टोपी पहनानी है सबको, तो आपको भी टोपी पहनाने वाले बहुत मिलने वाले हैं। तो ऐसा है, मुंबई में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हर टेबल के ऊपर एक फिल्म बनती रहती है। तो कुछ नहीं हो रहा होता, बस वो ख्याली पुलाव बन रहे होते हैं और एक की टोपी दूसरे के सर पर पहनाने का तामझाम चल रहा होता है। वो फिल्में कभी नहीं बनती हैं। जिसे फिल्म बनानी होगी वो वहाँ नहीं होगा। आपने सतीश कौशिक जी के साथ भी काम किया है, तो उनके साथ काम करके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या-क्या सीखा आपने? ये एक बताइए। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि एकदम पैशनेट होते हैं वो लोग अपने काम को लेके। सेम विद सतीश सर, अनुपम सर, अनिल कपूर सर, ये लोग बहुत बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके। मतलब जब तक अपना शॉट, अगर इनको आज इनको ये अपना शॉट उन्होंने जो दिया है वो अभी भले ही उनको ठीक लग रहा हो, पूरी रात उसके बारे में सोचेंगे। और अगर कल शूट चल रहा होगा और तो आएंगे, बोलेंगे यार एक बार वो सीन मुझे दोबारा दिखा, वो शॉट दोबारा दिखा। और आप उनको दिखाओगे, उनको कुछ भी 19-20 लगेगा, इसको दोबारा करते हैं। कोई एक आध मूवी का एक्सपीरियंस आप बता। मेरी फिल्म में कई बार हुआ है ऐसा, जब उनको एक हम लोगों ने माफिया का कैरेक्टर दिया था। तो पहले वो कैरेक्टर बहुत सीरियस था, ये किन्हें दिया था? स्कूल चलेगा फिर मेरी अच्छा, फिल्म के लिए। स्कूल चले गए। तो बड़ा सीरियस कैरेक्टर था, तो और एनएफडीसी की तरफ से ऑब्जेक्शन था कि इतना सीरियस कैरेक्टर बच्चों के साथ, और ब्रूटल भी था, बात बात पे चाकू निकाल लेना। तो उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा टोन डाउन करो। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस मामले में सर वाज ग्रेट। तो सर ने उसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस डाले कि कैरेक्टर जो ब्रुटैलिटी है वो तो छिप जाए, लेकिन वो कितना सीरियस है और अपने काम को लेके कितना पंचुअल है और कितना पैशनेट है, वो सारी चीज़ें दिखें, बच्चों के दिल में उसके नाम का खौफ दिखे। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से छोटे मोटे चेंजेस करके अपने कैरेक्टर के अंदर, और वो उन्होंने खुद ही किए। और उन्होंने मुझे कहा था कि वो मैं खुद कर लूँगा, तू टेंशन मत ले, एक बार शूटिंग शुरू होने दे। और फिर उन्होंने उसको पकड़ के रखा और थ्रू आउट द फिल्म वो उस कैरेक्टर के ऊपर उसी तरीके से प्ले करते रहे उस कैरेक्टर को, और इट वाज बैंग ऑन। तो ये तो खाली एक्टिंग की बात हो गई। जब एज ए डायरेक्टर मैं उनको देखता था तो मैंने उनको असिस्ट भी किया है। तो वो तो खैर बहुत गुस्सैल आदमी थे, माइक वाइक फेंक देते थे वो अच्छा। गुस्से में आके। तो अब कुछ ऐसी यादें हैं, मतलब मुझे पता नहीं मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। वो मतलब इतने पैशनेट होते थे कि बिल्कुल शेयर कीजिए। इतने पैशनेट होते थे कि अगर उनके सामने कोई ठीक से एक्टिंग नहीं कर रहा है, और क्योंकि वो खुद एक बहुत मंजे हुए एक्टर थे, तो वो ऐसे उसका मुंह पकड़ लेते थे, तेरे से एक्टिंग नहीं हो रही है, तो वो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और वो खौफ बिठा देते थे। अब उसके बाद सिर्फ दो ही काम होते थे, या तो वो सीन होगा उस दिन या फिर वो नहीं होगा। तो मैंने कई बार देखा है कि सर को जो निकलवाना था,
जो घबराहट कैरेक्टर, मान लीजिए कोई कैरेक्टर बहुत घबराया हुआ है और उसकी आवाज़ में वो कंपन नहीं आ रहा है, तो जब वो खड़े होके जाके ऐसे, तो खड़े बहुत मुश्किल से, सेट पे बहुत कम खड़े होते थे, चेयर पे बैठ रहे थे जल्दी थे, लेकिन जब वो खड़े हो जाते थे तो साफ पता था कि किसी न किसी की शामत है, और वो अक्सर एक्टर की होती थी। तो ऐसे जबड़ा पकड़ के बस एक बार उसको समझा देते थे सीन, फिर आगे बैठते थे और वो ओके टेक होता था नेक्स्ट। तो सबके हैं अपने अपने तौर तरीके, तो वो ओल्ड स्कूल थे थोड़े, तो सेट पे ही वाज वेरी वेरी एग्रेसिव। तो डांटना, सबको चिल्लाना, सबको पंचुअल ऑन द टोज रखना, मतलब उनको ऐसा लगता था कि अगर वो थोड़ा सा भी लीनियंट रहेंगे तो पूरा टीम जो है वो ऐसे ढीला ढाला सा रहेगा, शेड्यूल पूरा नहीं होगा। लेकिन खुद उनका कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में काफ़ी ह्यूमरस और कॉमेडी वाला रहा है। हाँ, वो तो उनका हमेशा से फोर्टे रहा है, जाने भी दो यारों से, कॉमेडी करते आए हैं वो। ये उनको एक दुख भी था कि उनको सिर्फ कॉमेडी करने का ही सबसे ज़्यादा मौका मिला, कभी कोई बहुत सीरियस रोल नहीं मिला जो वो बहुत अच्छा करते हैं। और डेफिनेटली मैंने उनको देखा है, तो वो आपको ऐसे परफॉर्मेंसेस दे सकते थे कि सामने वाला रोने लग जाएगा, देखने वाला। सो ही वाज लाइक अ कंप्लीट टेक्नीशियन। तो चाहे डायरेक्शन हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे राइटिंग हो, स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग बैठे रहते थे, वो पढ़ के बोलते थे यार इस सीन में मज़ा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो उनके साथ रहने का मतलब है 24 घंटे आप काम कर रहे हो, ऐसे 10 से 12 का घंटे का कोई जॉब नहीं है। 24 आवर्स यू आर देयर। वो आपको 4 बजे सुबह फ़ोन कर देंगे, रात को 3 बजे फ़ोन कर देंगे, अरे मेरे को ये आइडिया आया यार, उस सीन के अंदर एक बार ऐसे करके देख। एडिटर को फ़ोन कर देंगे कि तुम सुबह पहुंचते एडिट पे ये कट ऐसे लगाना है। तो वो 24 घंटे उनका दिमाग जो है वो फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व रहता था। सतीश कौशिक जी के अलावा और कोई बॉलीवुड पर्सनैलिटी जिनके साथ आपको काम करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला? मैं कुछ टाइम मधुर सर के साथ काम किया, मधुर भंडारकर सर के साथ राइटिंग में। ही इज़ अगेन वेरी शार्प, उनकी राइटिंग पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। फिर कुछ इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, तो उनका थोड़ा-सा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो पहले स्क्रिप्ट पूरी जब तक लॉक नहीं होती है, तब तक वो किसी से कुछ डिस्कस ही नहीं करते हैं। हमारे यहाँ स्क्रिप्ट सबसे बाद में लॉक की जाती है, सबसे ओके। पहले स्क्रिप्ट तो सबसे पहले होनी कास्ट किए चाहिए। जाते हैं। हाँ, वो होता है, लेकिन कभी-कभी उल्टा भी होता है। ओके। तो वो कभी-कभी स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती है और सब कुछ तैयार हो जाता है, फिर स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ऐसा तो भी होता कास्ट है। के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लिखी जाती। अमिताभ बच्चन साहब के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, विनोद खन्ना साहब के लिए, राजेश खन्ना साहब के लिए। कि आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म कौन-सी है? मतलब ये आपकी ना हो या फिर किसी कोई और भी, मतलब जो फ़ेवरेट है वो बताइए? हिंदी, इंग्लिश एनीथिंग। बहुत सारी हैं। क्योंकि एक तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक हिंदी और एक इंग्लिश बता दीजिए। हिंदी इतनी सारी हैं कि अगर हिंदी में एक बताऊं फॉरएवर, तो वो आनंद है, आनंद। ऋषिकेश मुखर्जी, हुँ। राजेश खन्ना साहब और अमिताभ बच्चन। तो वो फिल्म बड़ी क्लोज है मेरे, क्योंकि मैंने उसको कई बार देखा है, और पहली बार जब देखा था तो मैं शायद थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में होऊंगा। तो तब से मुझे अच्छी लगती आई है और आज भी उतनी अच्छी लगती है, और मैं कम से कम 100 बार देख चुका हूँ वो फिल्म। तो एक तो वो है, और इंग्लिश में अ, एक बहुत प्यारी सी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, मैनहट्टन, वुडी एलन की। तो वो बहुत अच्छी फिल्म। तो वुडी एलन का काम मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये वो फील गुड वाली फिल्म है दोनों।
तो जिनको देख के आपको अच्छा लगता है, वरना ऑक्यूपाई होना है तो फिर तो बहुत थ्रिलर्स हैं और मर्डर मिस्ट्रीज हैं, तो वो सब है ही है, वो अच्छी लगती भी हैं, देखते भी हैं। लेकिन ऑल टाइम फेवरेट की अगर बात हो तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं। तो ज़्यादातर वही फिल्में होती हैं जो कैरेक्टर ड्रिवन होती हैं, जिसमें कोई एक किरदार होता है, उसकी छोटी सी कहानी होती है और वो कैसे अपनी कहानी से। लंच बॉक्स मुझे बहुत पसंद है इरफान खान की, तो उस टाइप की फिल्म पसंद है मुझे काफ़ी। कोई ऐसी मूवी या कोई ऐसा सीन जो आपको लगता है कि आपने डायरेक्ट किया होता तो वो कुछ डिफरेंट होता या और अच्छा होता? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं सोच सकता मैं, क्योंकि अगर मुझे उस सीन को लेके ये थॉट आया भी है, यानी उस सीन ने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ा है मुझ पे। अभी रिसेंटली एक फ़िल्म की बात करता हूँ, आई थिंक वश नाम है फ़िल्म का, गुजराती फ़िल्म है और शैतान बनी है उसके ऊपर हिंदी में, अ, अजय देवगन और जी। आर माधवन की। तो वश का सेकंड पार्ट है, उसमें जो विलन है वो एक स्कूल की सारी लड़कियों को हिप्नोटाइज कर लेता है, वशीकरण कर लेता है उनका। वो सीक्वेंस जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता। वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है, अल्टीमेट। तो ये फीलिंग आना करेक्ट रहती है कि यार ये मैं शायद नहीं कर पाता इतने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से किया गया है, रादर देन ये कहना कि यार इससे अच्छा तो मैं कर देता, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। क्या क्या फैक्टर्स एक सीन को वर्कबल बनाने में एक्टिव रहते हैं वो किसी को पता नहीं होता। एक छोटी से छोटी चीज़ वाव एलिमेंट देके आ सकती है और एक छोटी से छोटी चीज़ आपकी कंटिन्यूटी खराब कर देगी और सीन अच्छा हो गया लेकिन पूरी दुनिया को वो कंटिन्यूटी दिख रही है इशू। तो वो पहले वाला इज करेक्ट कि ये, हाँ, ये परफेक्ट शूट है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आज के टाइम में आपको लगता है कि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा टफ हो गया क्योंकि इतने सारे शॉर्ट कंटेंट्स आ गए हैं? तो इजी हो गया। ईज़ी हो गया क्योंकि हाँ, पहले के टाइम में जो था एक सब्जेक्ट हुआ करता था हर दशक का, जैसे हम पुरानी फ़िल्में देखें 80s 90s की, तो सब फैमिली ओरिएंटेड होती थी और पता था कि ये सुपर हिट जाएगी, लोगों को फैमिली ड्रामा पसंद आता था। लेकिन आज के टाइम में तो इतनी जनरलाइज़ पब्लिक है, कौन-सा कंटेंट पसंद आएगा ये कहना मुश्किल है। तो फिर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इज़ इट नहीं दैट तो टफ? ये टफ नहीं है, ये तो अब गोल्डन एरा है फिल्म मेकर्स के लिए, यंग फिल्म मेकर्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि उनकी फिल्म देखी भी जाएगी, सुनी भी जाएगी, लोग जितना भी उनका लिमिटेड ऑडियंस होगा, डिपेंड करता है क्या स्टोरी है, लेकिन उनको उनकी ऑडियंस मिल जाएगी। और फिल्म बनाना अब उतना मुश्किल भी नहीं रहा है। आप मैं देखता हूँ कई यंग फिल्म मेकर्स मोबाइल पे फिल्म बना लेते हैं अपनी। और एक चीज़ है, मैं एक बार आई थिंक नेटफ्लिक्स और अमेज़न का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़ रहा था कि क्या-क्या फॉर्मेट उनको चाहिए होता है, क्या और क्या है, तो सब टॉप नॉच फॉर्मेट लिखे थे। मुझे फिर कहीं पे एक जगह पे पढ़ने को मिला कि अगर तुम्हारे कंटेंट में दम है, तो रिगार्डलेस ऑफ फॉर्मेट, अगर वो मोबाइल पे भी शूट किया हुआ है एंड इट्स वर्किंग, द कंटेंट इज वर्किंग, मतलब होल्ड करके रखता है, तो कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ले लेगा। फिर चाहे वो 2K पे शूट किया हुआ हो ना हो, किसी भी रेजोल्यूशन पे हो, अगर वो ऑडियंस को होल्ड करता है तो कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। दे विल पे यू मनी एंड दे विल ग्रैब योर थ्रोट। ये तो तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता मतलब आपके अकॉर्डिंग अब ये चीज़ें ज़्यादा ईज़ी हो गई है? हैं। हाँ, और टेक्नोलॉजी का तो वो है, सीधे हर 2 साल में अपडेट होती है, हर 2 साल बाद सारी कंपनीज के नए नए कैमराज आ जाते हैं और
इंडस्ट्री में एक रूल है हायर एंड फायर, तो आप हायर करिए और शूटिंग करिए। तो डिपेंड करता है आपको उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है उस लेटेस्ट कैमरा यूज़ करने से, तो वो है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो यंग क्रिएटर्स हैं जो या स्पेशली डायरेक्शन के फील्ड में जाना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फोकस ऑन राइटिंग, क्योंकि अगर ठीक से लिखा गया है तो खराब नहीं बन सकता, लेकिन लिखा ही खराब है तो फिर वो कुछ भी करके अच्छा नहीं बन सकता। राइटिंग अच्छी है, कैमरा इंफीरियर हो सकता है, एक्टिंग में 19-20 हो सकता है, चल जाता है, वीएफएक्स कमजोर हो सकता है, चल जाता है। कहानी ही गड़बड़ है तो चाहे आप कितने अच्छा कैमरा लगा लें, आप कितनी अच्छी एक्टिंग, कपड़े पहना लें, लोकेशन कर लें, लेकिन जब तक वो एक्टर के चेहरे पे नहीं आएगा, वो कहानी छुए ही नहीं, तब तक इट्स नॉट वर्किंग। तो जितने भी यंग फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि लिखिए जितना हो सके, ऑब्जर्वेंट बनिए, आपके आसपास बहुत कहानी है। आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने शेयर किए फ़िल्म इंडस्ट्री से। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर विज़डम एंड कमिंग टू दीपमाला वाइज़। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।